This news is co-sponsored by Shiv Shankar Ayurvedic Clinic. नमस्कार, मैं शुभांगी पांतावने महाराष्ट्र टीवी 24 के खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अतुल तेलरांधे सर। वे एमडी इन आयुर्वेदा में पिछले 20 साल से शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर बार की तरह वो हमारे साथ स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर बीमारियां और उनके परिणाम और इलाज के बारे में बताने वाले हैं। इस बार हम उनसे इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है और इसका इलाज किस तरह से संभव है। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इनफर्टिलिटी क्या है और इसका इलाज किस तरह से होता है। जी, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी ऐसे दो टर्म्स हैं। फर्टिलिटी का मतलब जनरेशन देना, न्यू जनरेशन को बर्थ देना, और इनफर्टिलिटी ये नेचुरल फिलोसॉफी या नेचुरल टेंडेंसी है हर एनिमल की। वैसे ह्यूमन बींग्स में आफ्टर कंसेप्शन प्रेगनेंसी रहना, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होना, न्यू बॉर्न को न्यू चाइल्ड को जन्म देना, ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फेल हो जाना या ये प्रोसेस प्रॉपर्ली ना हो पाना, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देने की एबिलिटी खो देना, इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व या फिर दूसरी भाषा में उसको बांझपन भी कहा। तो इसके कितने प्रकार हैं? इनफर्टिलिटी जैसे दो लोग होते हैं फर्टिलिटी अचीव करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी के लिए दो लोग जरूरी, मेल एंड फीमेल। तो अगर मेल अगर कॉज है, उस मेल को अगर इनफर्टिलिटी है तो उसे मेल इनफर्टिलिटी बोलेंगे, और अगर ये प्रॉब्लम फीमेल के साथ है तो उसको फीमेल इनफर्टिलिटी बोलेंगे। तो सेक्स वाइज दो टाइप्स हो गए, मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के दो और टाइप्स माने जाते हैं, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब ऐसा कि आफ्टर मैरिज या कॉन्टैक्ट के बाद 1 साल तक कितनी कोशिश करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है दोनों में, यानी फीमेल्स में, तो दोनों में से किसी एक में या फिर दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अप टू 1 ईयर्स अगर वो प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है तो उसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर एक प्रेगनेंसी रह चुकी है सक्सेसफुली और उसके बाद वो सेकेंड के लिए ट्राई कर रहे हैं और फिर वहाँ पे वो प्रेग्नेंट नहीं रह पा रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इस प्रकार से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। जैसे कि एक सर्वे में पता चला है कि भारत में 17%, 16 से 17% इनफर्टिलिटी के केसेस है जो बढ़ रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी बढ़ने के क्या कारण हैं और इसका निदान किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, फर्टिलिटी इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, प्रेगनेंसी इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये फिजियोलॉजी यानी नेचुरल प्रोसेस प्रॉपरली ना हो पाना, फेल हो जाना जी। इसके कारण ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अगर हम मेल्स की बात करें तो उनमें स्पर्म काउंट का कम हो जाना है, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाना है, मोटिलिटी कम हो जाना स्पर्म्स की, यानी स्पर्म्स की एबिलिटी टू इन्वेड एंड फर्टिलाइज ओवम ये कम हो जाना, ये मेल के बारे में हो गया। उसके लिए बहुत सारे कॉजेस हैं हम जो कॉमनली डिस्कस करेंगे। फीमेल्स में क्या होता है कि फीमेल्स के जो यूट्रस है उनके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कंसेप्शन यानी कंसीव होना, यानी प्रेगनेंसी रहना, इस और दूसरी टर्म आती है कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी ना रहना। तो प्रेगनेंसी ना रहे इसके लिए हम लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ अगर हम हार्मोनल पिल्स यूज़ करते हैं या फिर जैसे कॉपर-टी जैसे बैरियर मेथड्स यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या प्रिंसिपल रहता है कि प्रेगनेंसी को ना ठहरने देना, यानी कोई ना कोई बैरियर उसमें डाल देना। बिल्कुल ठीक है। तो यूटरस में अगर छोटा सा भी कोई बैरियर आ जाता है, चाहे फिर वो कॉपर-टी के रूप में आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरली हो जाए, तो उसमें फाइब्रॉइड हो गए, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हो गए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स हो गए, यूटेराइन कार्सिनोमा कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियोसिस यानी यूटरस के अंदर की जो लेयर है उसमें स्वेलिंग आ जाना या उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाना। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, खासकर थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर्स में ऐसा होता है। इसके अलावा ओवेरियन इनसफिशिएंसी जिसमें कि ओवरीज ओव्यूलेशन करने में असमर्थ हो जाए,
फेलियर जैसे फीमेल्स में अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम रहा तो उनमें ये ज़्यादातर ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी उनकी वो तब उस वक्त कंसीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ वो थायराइड से ग्रसित रहते हैं। थायराइड एक हार्मोन हो गया, और थायराइड के अलावा जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसके कारण से प्रेगनेंसी रहती है, वो सारे के सारे अगर डिस्टर्ब है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें थायराइड डिसऑर्डर है, वो इम्बैलेंस भी ये सारी साइकिल डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, अनओवुलेटेड साइकिल्स होना, या फिर जो ओवम है वो मैच्योर न होना, इतने सारे कारण हैं जिनके कारण से, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण से प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। कई बार ये होता है कि वो देयर इज़ बैरियर इन द वे, जहाँ से ओव्यूलेशन होता है, वो जो फैलोपियन ट्यूब है वो ट्विस्ट रहती है या फिर बंद रहती है, ब्लॉक्ड रहती है। सो ऐसे बैरियर कॉजेज भी हो सकते हैं। इन कारणों से प्रेगनेंसी, दीज आर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, राइट। अब आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इसका निदान है, डायग्नोसिस कैसे होता है। अब जब आपके पास केस आती है, पेशेंट्स मेल एंड फीमेल दोनों ही आते हैं, दोनों पार्टनर्स आते हैं, तब सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हिस्ट्री पूछ लेते हैं कब से क्या है, हम डिसाइड करते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी की सेकेंडरी, और फिर जो मेल है उसके लिए हम सीधा सीमेन एनालिसिस बताते हैं। उसके सीमेन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उसको रूल आउट कर लेते हैं कि इज फिट होके। उसके बाद हम देखते हैं फीमेल पार्टनर को। फीमेल पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन में आप सोनोग्राफी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, यूटरस एंड पेल्विस, उसमें हम यूटरस को पूरी तरह एग्जामिन करते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, उसके बाद हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी, यानी एक डाई पुश करके फिर एक्सरे लिया जाता है यूटरस का, उसमें हमको पता चल जाता है कि यूटरस का जो ओवरीज है, बाकी पार्ट्स में कुछ जो भी पार्ट्स है उसमें अपने को कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है क्या, कोई और प्रॉब्लम है क्या। तो इसमें फिर ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है? जी, इसके अलावा फिर हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, हार्मोनल टेस्ट करते हैं, फिर जो कॉजेस है ना इनफर्टिलिटी के वो हम रूल आउट करते हैं, उस कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी थायराइड में प्रॉब्लम है तो थायराइड को करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, अगर मेल में प्रॉब्लम है तो उसके सीमेन को हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगर फिर फाइब्रॉइड है या फिर पीसीओडीज है यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर्स है, या फिर यूटेराइन ट्यूमर्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको मेडिसिन देना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट कॉज के हिसाब से चलता है। तो फिर इसमें अगर किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है या फिर इससे जूझ रहा है तो आमतौर पे ये समस्या आती है कि इसका कितना खर्चा उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि खर्चा अगर लगभग ज़्यादा है तो ये लोग ये नहीं करते हैं, वो वैसे ही उनको बाजू में रख देते हैं और वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन उस समस्या से वो ग्रसित रहते हैं, तो इनका वो आमतौर पे कितना खर्चा आता है? देखिए, कॉज के हिसाब से खर्चा डिफर होगा, क्या कारण है इनफर्टिलिटी का। अगर सर्जिकल यानी ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसको अगर इन्वेजिव सर्जरी की जाती है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। मेडिसिनल ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट कम आएगा। अगर कोई इन्वेजन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा नहीं है, ऑपरेट नहीं करना है पेशेंट को, तो खर्चे कम आएंगे। तो इसमें आयुर्वेदिक में इसका इलाज है? डेफिनेटली। देखिए, एलोपैथी में उसका इलाज है, एलोपैथी में फिर इनफर्टिलिटी को बाईपास किया जाता है, फिर IUI या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर ये नए नए जो संकल्पनाएं हैं, नए नए टेक्निक्स वो फॉलो करते हैं। आयुर्वेद में कैसा है, जो भी कॉज होगा हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या करती है, उसकी सारी इम्प्योरिटी जो यूट्रस में जो भी इशू है उसको ड्रेन ऑफ करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन प्योरीफाई करती है, हार्मोन्स को करेक्ट करती है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन उसको रिलीव करने की कोशिश करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस हो, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर्स हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उस यूट्राइन साइकिल, स्पेशली हम उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो रेगुलेट एक बार हो जाती है, हार्मोन्स करेक्ट हो जाते हैं, तो नेचुरली जो यूट्रस का नॉर्मल फंक्शनिंग है वो शुरू हो जाता है। यूट्रस ने नॉर्मल फंक्शन शुरू कर दिया कि ऑटोमेटिक आपको प्रेगनेंसी रहती है। आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ 3 दोष रहते हैं, ये तीनों दोष वहाँ पे संचित हो जाते हैं। तो जिस दोष के संचय के कारण ये हुआ है उस दोष को हम शोधन कर्म से या फिर मेडिसिन से यूट्रस के pH को करेक्ट करते हैं, यूट्रस के अंदर की इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करते हैं। अगर हाँ मेजर ऑब्स्ट्रक्शन सर्जिकल, जो कि केवल सर्जिकल इन्वेजन से क्लियर होगा, वो नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में अगर मेल पार्टनर उसके सीमेन में इशू है तो हम कुछ मेडिसिन उसको देते हैं जिसकी वजह से उनका सीमेन नॉर्मलाइज हो जाता है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आयुर्वेदिक में आयुर्वेदा के इसमें इसको पूरी तरह से हम लोग मूल से ही नष्ट कर सकते हैं। जी, हमारे पास 90% प्लस सक्सेसफुल रेट है इसका।
हालांकि ये टाइम लेता है कई बार, 6 मंथ्स 1 ईयर तक लग जाता है कई बार हमको पेशेंट ट्रीट करते, लेकिन हमने 90% एंड अबव सक्सेस रेट हासिल किया है इनफर्टिलिटी के तो केसेस। मुझे डॉक्टर ये बताइए कि इनफर्टिलिटी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए कॉजेज इसकी रोकथाम कैसे होगी? हाँ या रोकथाम यानी हम प्रिवेंशन कैसे Prevention कैसे करेंगे, करें? कॉजेज क्या है देखना पड़ता है, जी। क्या कारणों से इनफर्टिलिटी हो रही है। अब हम लोग इस पे चलते हैं कि डेली लाइफस्टाइल कैसा लोगों का, इनफर्टिलिटी बढ़ क्यों रही है, क्यों बढ़ रही है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये लोगों को आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस आ रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं जा रहा है, ये अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल पकड़ लीजिए। फीमेल्स के खासकर फीमेल इनफर्टिलिटी के मतलब खान पान और लाइफस्टाइल का इस पे बहुत बड़ा बहुत प्रभाव बड़ा पड़ता है issue और है। उसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो बीमारी है वो बहुत लंबे तरीके से या, उसको दूर तक लेके अभी जाती आप है। थोड़ा सा एक जनरेशन पीछे जाएंगे, हाँ। आप पूछे आपकी दादी को अगर कभी उनकी 7-7 8-8 बच्चे हुए जी। लेकिन कोई डिलीवरी सिजेरियन नहीं हुई, जी। उनको पीरियड्स का कभी इशू नहीं है, डिस्मेनोरिया यानी पीरियड के दरमियान पेट में दर्द वगैरह कभी नहीं रहा। अभी नए जनरेशन में पूछिए 90+% लोगों को, 90% एंड अबव प्लस लोगों को पूछेंगे आप तो बताएंगे कि देयर इज प्रॉब्लम विद द मेंसेस, इरेगुलर मेंसेस है, जी। डिलेड मेंसेस है, ओलिगोमेनोरिया यानी कम पीरियड्स जाते हैं, पीरियड में पेन होता है। ये प्रॉब्लम कॉमनली आपको फेमस बताएंगे, आप यंग लेडीज को देख लीजिए। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जंक फूड, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइट पैटर्न जो है, खान-पान के नियमों का वो लेके, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, ये सारे कारण हैं। और 2-4 कुछ कारण, जैसे हम लोग पहले के ज़माने में क्या करते थे ना, पीरियड्स के दरमियान लेडीज शुड बी रेस्टेड, ये होता था कि उनको 3 दिन आइसोलेट किया जाता था, 3 दिन 5 दिन। हालांकि उसको धार्मिक इससे जोड़ा गया था, लेकिन साइंटिफिक चीज़ अगर देखी जाए, आयुर्वेद में साफ लिखा है द फीमेल वाइल मेंस्ट्रुएशन, रजस्वला नारी आराम करे, रेस्ट करे, उसको उस दरमियान कोई भारी चीज़ उठानी नहीं है, स्ट्रेस नहीं उठानी। दैट ऑल्सो कॉजेज, आजकल क्या होता है कि वर्किंग वुमेन हो गए या फिर लाइफस्टाइल लेडीज़ का ऐसा हो गया कि दे कैन नॉट रेस्ट, एंड दैट इज अनदर कॉज ऑफ डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, वो एक कारण आयुर्वेद के हिसाब से माना गया, एंड दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ। मतलब इसके हिसाब से अगर ये फीमेल्स में ये ज़्यादा तरीके से ये बढ़ रहा है ये बीमारी, जी। क्योंकि उनका वो मेंसेस के दौरान उनका वो ख्याल ना रख पाना या फिर उस दौरान उनका ज़्यादा काम करना, एग्जर्शन करना, तो ये सारी चीज़ें उन पे वो प्रभाव डालती है। वन ऑफ द कॉज, डिस्मेनोरिया का ये बहुत बड़ा एक कॉज है उसके ये बहुत पीछे। बड़ा कॉज है, आयुर्वेद में पहले से वो लिखा हुआ है। हालांकि मॉडर्न इसमें इतना नहीं माना जाता, पर फिर भी मॉडर्न साइंस भी मानता है कि व्हेन शी इज ब्लीडिंग शी शुड नॉट ज़्यादा एक्सर्शन ना हो, एक्सर्ट ना हो, जिसके कारण क्या होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आप देखते हो दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इरेगुलर मेंसेस एंड ऑल दैट, उसके कारण से फिर इनफर्टिलिटी होने के चांसेस। जी डॉक्टर, मेरा लास्ट अभी आखिरी सवाल ये रहेगा कि इनफर्टिलिटी के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे और इससे संबंधित क्या आपको जो बातें हैं उनको आप बताना चाहोगे? जी देखिए, मदर बनना या फादर बनना शादी के बाद सबका अधिकार है, नेचुरल अधिकार है, फिर उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आना नहीं चाहिए। हर आदमी या हर लेडी चाहती है कि आफ्टर मैरिज ही शुड बी अ मदर, और आदमी चाहता है कि ही शुड बी अ फादर, एटलीस्ट ऑफ 1 और मोर देन 1 चाइल्ड। तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल है, इसमें कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, नेचुरल। बट आजकल यू कैन सी नए जनरेशन में लोग दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ सिंगल चाइल्ड इनफर्टिलिटी के कारण। अब इनफर्टिलिटी के लिए फिर आप जाओ तो दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट, देखा जाए तो कॉजेज भी बहुत भारी भारी हो जाते हैं आजकल। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। अब प्रिवेंशन कैसे हो? तो प्रिवेंशन में जैसे हमने कॉजेज अभी ये किया कि अपना जो लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो बहुत ही घातक है उसके लिए, इसलिए एक्सरसाइजेस बहुत आवश्यक है। खासकर डिस्मेनोरिया नाम की चीज़ लेडीज़ में होनी ही नहीं चाहिए, इरेगुलर मेंसेस होने ही नहीं चाहिए। उसको आप पहले से ही करेक्ट कर सकते हो। जैसे आप मेनार्की में आ जाते हैं, यानी पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसी दरमियान अगर वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेडीज़ खासकर, तो ऑब्वियसली विल सी दैट कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा ना, रेगुलर मेंसेस चलेगी ना, तो उनको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जहाँ जैसे ही उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड दे शुड टेक अ रेगुलर ट्रीटमेंट फॉर दैट। एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, आप डाइट पैटर्न को सुधार लीजिए, ये आपको सीरियसली डील करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके अगली जनरेशन्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए टेक होम मैसेज एक ही है कि दोनों ही पार्ट, यानी दोनों को ही, मेल हो या फीमेल, मेल्स को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि दे शुड नॉट हैव अ लेसर स्पर्म काउंट। उनकी हेल्थ इम्यूनिटी अच्छी रहेगी ना, तो स्पर्म काउंट भी सही रहेगा। फीमेल्स के लिए उनको यूट्राइन हेल्थ का खास ख्याल रखना है, स्पेशली जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर है, रेगुलर है, प्रॉपर जा रही है, तो समझ लीजिए शी इज़ हेल्दी। अगर नहीं है
तो शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड शी शुड गेट दैट करेक्ट। ये टेक होम मैसेज है, जिससे कि आगे चल के आफ्टर मैरिज टू गेट अ चाइल्ड विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे जो युवा वर्ग है उनको भी आप इन सारी चीज़ें के बारे में आप उनको अवगत कराइए। जी, जो युवा वर्ग है जो आगे चल के मैरिज करेंगे, शादी करेंगे एंड दे विल एक्सपेक्ट अ चाइल्ड, उनको अपनी जो हैबिट्स है उनको सुधारना पड़ेगा। एक्सरसाइजेज आवश्यक है, कोई ना कोई एक्सरसाइज आप हमेशा कीजिए फिटनेस के लिए, डाइट प्रॉपर लीजिए, ठीक है, आदतें अच्छी रखिए, खाना टाइम पे, सोना टाइम पे, जितना हो, स्ट्रेस कम ले। इन सब चीज़ों से आप अपनी स्पेशली फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल और जेंट्स के लिए आपका जो एनर्जी एंड स्टेमिना है वो अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आप अपने आप को हेल्दी पाओगे, आगे चल के प्रॉब्लम्स आपको नहीं है। जिसमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी कॉज कर सकता है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि युवा वर्ग भी वो ड्रिंकिंग की और स्मोकिंग की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेल्स कुछ ज़्यादा ही स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की तरफ है, फीमेल्स भी देखी जा रही है आजकल न्यू जनरेशन। फीमेल्स के लिए तो बहुत ही घातक है स्मोकिंग। टोबैको एंड एल्कोहल्स आर नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टेड बाय फीमेल बॉडी। हाँ, नॉट वो फीमेल्स को ज़्यादा हार्म करती है, हालांकि मेल्स में भी हार्म है, तो मेल्स शुड अवॉइड दिस हेवी डोजेस ऑफ एल्कोहल्स एंड स्मोकिंग। दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, रादर ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट उसमें कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेल्स में भी, और फीमेल्स में भी हार्मोनल चेंजेस, डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस इन दो कॉजेस के कारण होते हैं। तो युवा वर्ग को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो ये बैड हैबिट्स आपको छोड़नी पड़ेगी। धन्यवाद डॉक्टर, आपने हमें इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, ये थे शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक के डॉक्टर अतुल तिलरांदे सर, जिन्होंने आज हमें इनफर्टिलिटी इस विषय पर अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको आज का विषय अच्छा लगा होगा। खास मुलाकात में मुलाकात करते रहेंगे और भी नए और खास लोगों से। तब तक जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ और देखते रहिए देश और दुनिया की अहम खबरें। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।